हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 में बीए का छठा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है धंधा की व्यवस्था के स्वरूप, मतलब सेकंड, फ्रॉम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू, जिसमें पहला है सहकारी मंडली। सहकारी मंडली को इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी तथा कंपनी तीनों धंधा की व्यवस्था के स्वरूप होने के बावजूद उनका प्राथमिक उद्देश्य लाभ का है। मतलब इनका पहला उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। व्यक्तिगत मालिकी हो गई, साझेदारी हो गई, कंपनी हो गई, ये लाभ के उद्देश्य से ही व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। लाभ प्राप्त करने हेतु ये तीनों स्वरूप ग्राहकों का कई तरह से शोषण कर सकते हैं, जैसे कि निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु देकर, अधिक मूल्य वसूल करके, वस्तु की कालाबाजारी करके आदि। सहकारी मंडली धंधा की व्यवस्था का स्वरूप होने के बाद भी अपने विशिष्ट गुणों या लक्षणों के कारण अन्य धंधा की व्यवस्था के स्वरूपों से अलग है। बिना सहकार नहीं उद्धार के सूत्र को यह अमल में लाती है। मतलब कि सहकार अर्थात कि सहायता के बिना उद्धार संभव नहीं है। इनका यही उद्देश्य होता है। प्रत्येक सभी के लिए तथा सभी प्रत्येक के लिए के उद्देश्य से ये अस्तित्व में आती है। सहकारी मंडली ये एक स्वैच्छिक धंधा की व्यवस्था का स्वरूप है, जिसमें परस्पर समान हित रखने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से शामिल होते हैं। व्यक्ति अपने निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहकारी मंडली की रचना करते हैं। सहकारी मंडली का उद्देश्य सदस्यों के बीच परस्पर सहकार प्राप्त करने का होता है। सदस्यों के आर्थिक हित का संवर्धन करना है। सरल शब्दों में कहा जाए तो सहकारी मंडली की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। सहकारी मंडली एक ऐसा धंधा की व्यवस्था का स्वरूप है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक हित का संवर्धन करने के लिए समानता के स्तर पर स्वैच्छिक रूप से शामिल होते हैं, तो इसे कहा जाता है सहकारी मंडली। अभी हम देखेंगे कि सहकारी मंडली के कौन कौन से गुण होते हैं, इसमें कौन से लक्षण हैं। सहकारी मंडली का पहला लक्षण है कि यह स्वैच्छिक मंडल है, अर्थात स्वैच्छिक रूप से शामिल हुए व्यक्तियों का समूह है। समानता के आधार पर व्यक्ति मंडली में शामिल होते हैं। दूसरा है, इसकी स्थापना विधि अत्यंत सरल है। कंपनी की तुलना में सहकारी मंडली की स्थापना विधि अत्यंत सरल है। कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी मंडली के कानून के अंतर्गत सहकारी मंडली के रजिस्ट्रार के सम्मुख मंडली का पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण होते ही मंडली को कानून एक अलग व्यक्तित्व प्राप्त होता है। तीसरा है इसका लक्षण, सदस्यों की समानता। मतलब कि इसके लिए सारे सदस्य कैसे होते हैं? एक समान। सहकारी मंडली के सदस्यों को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होते हैं। पूंजी विनियोग या किसी अन्य कारण से सदस्यों के बीच मतभेद या भेदभाव नहीं होता है। नेक्स्ट गुण है अलग व्यक्तित्व। सहकारी मंडली का पंजीकरण होने से उसके सदस्यों से अलग कानूनन एक अलग व्यक्तित्व प्राप्त होता है। सदस्य पद की प्राप्ति या सदस्य पद के अंत होने से उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट गुण है प्रजातांत्रिक व्यवस्था। सदस्यों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मंडली का संचालन करते हैं। कंपनी में प्रति अंश मताधिकार होता है, लेकिन सहकारी मंडली में प्रति सदस्य मताधिकार होता है। सहकारी मंडली में पूंजी को नहीं बल्कि किसको महत्व दिया जाता है? मनुष्य को महत्व दिया जाता है, मानव को महत्व दिया जाता है। व्यवस्था समिति के चुनाव में कोई भी सदस्य उम्मीदवारी कर सकता है। जब समिति का चुनाव किया जाता है तब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? उसमें उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है, संचालन में भाग ले सकता है।
कंपनी स्वरूप की तुलना में मंडली में सही रूप से प्रजातांत्रिक संचालन होता है, इसलिए सहकारी मंडली को प्रजातंत्र की प्रशिक्षणशाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजातंत्र की प्रशिक्षणशाला। इसका अगला गुण है सेवा का मुख्य उद्देश्य। सेवा का मुख्य उद्देश्य। सहकारी मंडली का मुख्य उद्देश्य सदस्यों की सेवा करना होता है। लाभ का उद्देश्य गौण होता है। सेवा के उद्देश्य से सदस्यों की आर्थिक उन्नति करना होता है। सदस्यों का जीवन स्तर उच्च कोटि का हो तथा वे स्वावलंबी बने, इस तरह से प्रयत्न सहकारी मंडली करती है। उदाहरण के रूप में ग्राहकों की सहकारी मंडली का उद्देश्य सदस्यों को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित कीमतों पर उपलब्ध कराना है। अगला गुण है इसका लाभ का उचित वितरण, अर्थात जो लाभ होता है, मतलब कि मुख्य उद्देश्य सेवा का होने पर भी आय वृद्धि यदि हो रही है, मतलब कि लाभ हो, तो मंडली के सदस्यों में कानून के अंतर्गत रहकर डिविडेंड के रूप में वितरित किया जाता है। बाकी बचे हुए लाभ को सदस्यों या समाज के कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है अंश का अल्प मूल्य, मतलब कि सहकारी मंडली के जो अंश होते हैं वह कम मूल्य पर क्या किए जाते हैं, निर्गमित किए जाते हैं, और इसका कम मूल्य होने की वजह से इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से खरीद सकता है और मंडली का सदस्य बन सकता है। कई बार अंश की रकम एक साथ चुकाने के बजाय हफ्ते में चुकाने की सुविधा भी इसमें प्राप्त होती है। अगला है प्रति सदस्य मताधिकार। मंडली में सदस्य चाहे किसी भी संख्या का अंश धारक हो, एक ही मत दे सकता है। प्रति सदस्य एक मत के सिद्धांत के अनुसार प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। सदस्यों में समानता और भाईचारा बढ़े तथा उनके ज्ञान में वृद्धि हो, उसके लिए मंडली प्रतिशत प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन करती है। 10वां गुण है इसका राजनीति तथा धर्म से अलिप्त संस्था। सहकारी मंडली में धर्म, समाज तथा जाति के भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सदस्य पद मुक्त होता है। धर्म अथवा राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर मंडली नहीं बन सकती। इस तरह सहकारी मंडली राजनीति तथा धर्म से अलिप्त होती है। अगला है इसका गुण असीमित सदस्य संख्या। अधिक से अधिक व्यक्ति मंडली के सदस्य बनकर अपने आर्थिक हितों का संवर्धन कर सकता है। इस उद्देश्य से संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इस प्रकार इसमें कई सारे गुण हैं या इसके लक्षण हैं, जिसकी वजह से सहकारी मंडली किसकी तुलना में भिन्न है, कंपनी की तुलना में भिन्न है। अभी हम देखते हैं सहकारी मंडली के क्या क्या लाभ हैं। पहला लाभ है इसका कि सरल स्थापना विधि। सहकारी मंडली की स्थापना के लिए किसी दीर्घ कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती। केवल 10 व्यक्ति मिलकर स्वैच्छिक रूप से या स्वेच्छा से सहकारी मंडली के रजिस्ट्रार के पास जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। दूसरा है स्थायी अस्तित्व। सहकारी मंडली के पंजीकरण होते ही उसे कानूनन अपने सदस्यों से अलग एक अस्तित्व प्राप्त होता है। सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया या त्यागपत्र देने से मंडली के अस्तित्व पर कोई आँच नहीं आता। इस अर्थ से मंडली की आयु दीर्घ होती है। तीसरा है मुक्त सदस्य पद। समान हित वाले व्यक्तियों के लिए सदस्य पद मुक्त होता है। धर्म, समाज, जाति या आर्थिक स्थिति सदस्य पद प्राप्त करने में अवरोध रूप नहीं होता है। 5वां लाभ है सदस्यों का सीमित दायित्व। मंडली के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों तक ही सीमित होता है। 5वां लाभ है सहकारी सहायता। मंडली द्वारा सदस्य लक्षी तथा समाज लक्षी कार्य करने के लिए सरकार द्वारा मौद्रिक सहायता दी जाती है। ऐसी सहायता लोन, अनुदान या सब्सिडी के रूप में होती है। 6वां लाभ है प्रजातांत्रिक प्रबंधन।
मंडली के सदस्य को प्रति व्यक्ति एक ही मत देना होता है। बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य को चुनाव लड़ने का, मत देने का, चर्चा में भाग लेने का तथा अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। सदस्यों द्वारा चुनी गई कार्यकारिणी समिति प्रजातंत्रीय ढंग से मंडली का प्रबंधन चलाती है। 7वां है अल्प प्रबंधन खर्च। सहकारी मंडली मितव्ययिता के सिद्धांत पर आधारित है। संचालन में सदस्यों की मानद सेवा मिलती है। प्रबंधन भी मितव्ययिता से चलता है तथा विज्ञापन खर्च भी नहीं करना पड़ता है। 6ठा है निश्चित ग्राहक वर्ग। ज़्यादातर सदस्य ही ग्राहक होते हैं, निश्चित सदस्य होते हैं और उन्हें ही वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। 9वां है इसका लाभ व्यापारिक संस्थाओं के सामने सशक्त स्पर्धक। ज़्यादा लाभ कमाने की लालच में व्यापारिक संस्थाएं कई बार मिलावट या धोखेबाजी अथवा कालाबाजारी को क्या करती है, पोषण देती है, मतलब इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देती है। सहकारी मंडली सदस्यों के आर्थिक उत्थान, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय का विश्वास देने के अलावा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा की जाने वाली कुरीतियों से मुक्त होती है, मतलब इन सभी चीज़ों से वह क्या होती है, अलग होती है। इस तरह सहकारी मंडली व्यापारिक संस्थाओं के सामने एक सशक्त स्पर्धक के रूप में खड़ी रह सकती है। 10वां है समाज के लिए कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ। सहकारी मंडलियाँ अपने लाभ और आरक्षित कोष में से समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करती है। कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ करती है जिससे समाज को लाभ हो, समाज का कल्याण हो। अल्प मूल्य पर या मुफ्त चिकित्सा शिविरों को आयोजित करती है। चिकित्सालय, विद्यालय, बाग बगीचों को सेवा प्रदान करती है और उसके संरक्षण की व्यवस्था भी करती है। 11वां है प्रजातंत्र की प्रशिक्षणशाला। मंडली के संचालन में लोकतंत्र की प्रधानता है। पूंजी की तुलना में मानव को महत्व दिया जाता है। सदस्यों का महत्व बने रहने से लोकतंत्र जीवंत रहता है। इसलिए सहकारी मंडली लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांतों का शिक्षण देने वाली प्रशिक्षणशाला है। 12वां है इसका लाभ सदस्यों का आर्थिक उत्कर्ष और विकास। सहकारी मंडली अपने सदस्यों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे ग्राहकों की सहकारी मंडली सदस्यों को दैनिक उपभोग की योग्य गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती है। मध्यस्थी द्वारा किए जाने वाले ग्राहकों के शोषण को रोकती है। इस प्रकार उत्पादकों की सहकारी मंडलियां सदस्यों को कच्चा माल, साधन, औजार आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती है। छोटे उत्पादक सरलता से उत्पादन करके आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। चीनी, दूध, चमड़ा, कपास जैसे क्षेत्रों में सहकारी मंडलियों का बहुत विकास हुआ है। अब सहकारी मंडली में इतने सारे गुण होने के बावजूद, इसके इतने सारे लाभ प्राप्त होने के बावजूद इसकी कुछ सीमाएं हैं, तो वो सीमाएं हम अभी पढ़ेंगे। पहला तो है कि पूंजी की सीमा। अधिक पूंजी एकत्र करना कठिन होता है। अंश की कम कीमत। सदस्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की ओर प्रति सदस्य मताधिकार होने से अधिक अंश खरीदने का आकर्षण कम होने के कारण पूंजी सीमित होती है। दूसरा है कार्य दक्ष प्रबंधन का अभाव। सदस्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं या मंडली के संचालक अवैतनिक सेवा देने का कार्य करते हैं। अवैतनिक सेवा के कारण वे मंडली के संचालन और प्रबंध के प्रति निजी रुचि न भी दिखाए। इसके अतिरिक्त उनके पास विशिष्ट ज्ञान, धंधा के अनुभव और समय का अभाव हो सकता है, तो मंडली के प्रबंध में अकार्यक्षमता का प्रवेश होता है। गुटबंदी और निजी हित के कारण गलत प्रबंध सर्जित भी हो सकते हैं। तीसरा है राजनीतिक हस्तक्षेप। विविध राजनीतिक पक्ष
मंडली पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से प्रयत्न करते हैं। मंडली राजनीतिक दबाव में कार्य करे तो धंधा की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाती है। परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुंचती है। अगला है सदस्यों के मध्य असहयोग। मंडली के सदस्यों में वफादारी का अभाव हो, सदस्यों में परस्पर फूट हो, संघर्ष, गुटबाजी, स्वार्थ निवृत्ति का प्रवेश हो तो सहकार की संस्था में असहकार का निर्माण हो सकता है। इन सभी के परिणाम स्वरूप सहकारी मंडली समान हित वाले व्यक्तियों का संगठन होने के बावजूद सहकार का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती। इस प्रकार इसके सहकारी मंडली की कुछ सीमाएं भी है, जिसकी वजह से इसका असर हमें देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त स्कंध कंपनी। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।